पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, जिसे आमतौर पर पीएफआई के नाम से जानते हैं, उस पर केंद्र सरकार ने 5 सालों का प्रतिबंध यानी कि बैन लगा दिया है। अब इस संस्था के लोग या नेता देश के भीतर किसी भी तरह की एक्टिविटी गतिविधि नहीं कर सकेंगे। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी कर कहा है कि पीएफआई भारत में अपना गुप्त एजेंडा चलाती है और इस संस्था की कोशिश देश में एक वर्ग विशेष को कट्टर बनाने की रही है। इसके तार आतंकवादी संगठनों से भी जुड़े हुए हैं। केंद्र सरकार ने अपने आदेश में कहा है कि पीएफआई और इसके सहयोगी संगठन या फिर इससे जुड़ी हुई दूसरी संस्थाएं वैसे तो एक सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक संगठन के रूप में काम करती हैं, लेकिन ये एक गुप्त एजेंडे की तरह समाज के एक वर्ग विशेष को कट्टर बनाकर लोकतंत्र की अवधारणा को कमजोर करने की दिशा में काम करते हैं। गृह मंत्रालय ने कहा है कि पीएफआई कई आपराधिक और आतंकी मामलों में शामिल रहा है और ये देश के संवैधानिक प्राधिकार का अनादर करता है। साथ ही ये बाहर से फंडिंग लेकर देश के आंतरिक सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा बन चुकी है। पीएफआई का संबंध बांग्लादेश और भारत के 2 ऐसे संगठनों से भी रहा है जिन पर पहले से ही पाबंदी लगी हुई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जस्ट टीवी। मेरा नाम है नेहा शुक्ला। स्ट्रेट टॉक में आपका स्वागत है। पीएफआई का संबंध आतंकवादी संगठन जमात-उद मुजाहिदीन बांग्लादेश से भी रहा है। पीएफआई के खिलाफ अपनी कार्रवाई के बारे में केंद्र सरकार ने यह भी दलील पेश की है कि इस संस्था के कुछ संस्थापक सदस्य स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया यानी कि सिमी के नेता रह चुके हैं, जो कि एक प्रतिबंधित संगठन है। गृह मंत्रालय ने कहा है कि एनआईए को जांच में पता चला है कि पीएफआई के कुछ सदस्य आईएसआईएस जैसे आतंकी संगठन में शामिल हुए, सीरिया, इराक, अफगानिस्तान में आतंकी गतिविधियों में भाग ले चुके हैं। पीएफआई के कुछ काडर इन देशों के संघर्ष क्षेत्रों में मारे गए हैं। कई काडर को राज्य और केंद्रीय पुलिस ने गिरफ्तार किया है और कुल मिलाकर पीएफआई के खिलाफ सबूतों की भरमार है। और यह भी कहा गया है कि यह प्रतिबंध लगाना देश की सुरक्षा के लिए अनिवार्य बन गया था। लेकिन इस बैन को लेकर भारत में कुछ वर्गों में अलग राय भी देखने को मिल रही है। कांग्रेस इसे चुनावी मौसम में किया गया देश की सुरक्षा के नाम पर बीजेपी की मुस्लिम विरोधी राजनीति का हिस्सा करार दे रही है, जबकि कुछ मुस्लिम नेता कहते हैं कि ये मुसलमानों के खिलाफ की गई एक और ज्यादती है। इस मुद्दे को समझने के लिए हमने भी कुछ सवाल तैयार किए हैं, जिनके जवाब हम ढूंढने की कोशिश करेंगे हमारे आज के स्ट्रेट टॉक के दौरान। इस मसले से जुड़े हमारे आज के जो सवाल हैं वो आपके टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं कि क्या एनआईए के सबूतों के मद्देनजर पीएफआई पर 5 सालों का प्रतिबंध लगाना काफी होगा। अगर संदिग्ध और प्रतिबंधित संगठनों के साथ पीएफआई गतिविधियां चलाता पाया गया है तो प्रतिबंध लगाने में केंद्र ने देरी क्यों की? क्या बीजेपी कथित रूप से राजनीतिक फायदे के लिए देश की सुरक्षा से समझौते करती रही है? अगर पीएफआई विशेष वर्ग को कट्टर बनाकर लोकतंत्र की अवधारणा को कमजोर कर रही है तो इसी आरोप के तहत बीजेपी के नेता कार्यकर्ताओं पर मामले क्यों नहीं चलाए गए? क्या बीजेपी ऐसा करके मुस्लिम समुदाय के खिलाफ समाज में नफरत फैलाने का काम कर रही है? क्या बीजेपी, जो पहले से ही देश में राजनीतिक रूप से स्थिर नजर आती है, उसे कथित राजनीतिक फायदा लेने की जरूरत है? ये भी एक बड़ा सवाल है जो कि बीजेपी अपनी दलील में पेश करती रहती है। आज की स्ट्रेट टॉक में हम अपने पैनलिस्ट से इन सारे सवालों को समझने की कोशिश करेंगे और शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारी अपने दर्शकों से ये अपील है कि कृपया आप शो के साथ जुड़िए, अपनी बात स्ट्रेट टॉक के मंच पर रखिए। हमारी ये पूरी कोशिश रहेगी कि आपके सवालों, विचारों को हम समझें। जो जानकारी आप हमसे शेयर करना चाहते हैं या आप हमारे एक्सपर्ट से कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो इसके लिए आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ आज जो पैनलिस्ट जुड़ रहे हैं वो हैं सीपीआईएम के वरिष्ठ नेता टिकेंद्र पंवर, और टिकेंद्र पंवर हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ जाएंगे। और वहीं आतंकवाद और देश की सुरक्षा को लेकर अध्ययन का एक व्यापक अनुभव रखने वाले प्रोफेसर ब्रह्मदीप अलूने भी हमसे जुड़ चुके हैं। प्रोफेसर, मैं आपसे समझना चाहूँगी कि पीएफआई जो कि इतने लंबे समय से देश के भीतर अपनी गतिविधियां चलाती रही और उस पर तमाम आरोप लगे, जो संगीन आरोप भी लगाए गए, और उसके बावजूद अगर बीजेपी ही जब से केंद्र की सत्ता में आई है, सबसे पहला सवाल तो यही पूछा जा रहा है कि इतनी देरी क्यों की? इस सवाल के जवाब में आपके पास जो है आपकी क्या सोच है, आपकी क्या विचार है? देखिए नेहा जी, भारत में पिछले कुछ सालों में जब से एनआईए बना है और उसके बाद गतिविधियां चल रही है तो
यहाँ पर किसी भी संगठन को आतंकी संगठन घोषित कर देना आसान बात नहीं है। जी। और ये देखा गया है पिछले सालों में कि बहुत बार संगठन घोषित करने की सरकार अदालत में नाकाम हो गई कि पर्याप्त सबूत नहीं मिला। यह एक कारण रहा, अदालत में सुरक्षा एजेंसियों की बहुत मुखालफत भी हुई, उनकी बहुत आलोचना हुई। लेकिन अब इस बार जब पीएफआई प्रतिबंध है तो देखिए उस पर बहुत पर इसलिए हुआ है जब से पीएफआई बनी है और जब से केरल में हाथ काटा गया, उसके बाद उसमें पीएफआई का नाम आया। केरल जो इस देश का सबसे पढ़ा लिखा राज्य कहा जाता है, जो केरल से जो जाने वाले लोग हैं खाड़ी देश, यह समझिए आप कुछ सालों पहले श्रीलंका में जो सीरियल ब्लास्ट हुए थे उसमें केरल के कुछ लोगों का नाम आया था, वो आईएस से जुड़े थे। मतलब जो आईएस का जब से उभार हुआ है, उभार हुआ तो उससे जो संगठनों की संलिप्तता पाई गई है भारत में, उसमें पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का नाम आया। दूसरी बात यह कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया कि वो मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करता है, क्योंकि इस प्रकार से देश भारत में कोई संगठन ये नहीं कह सकता कि वो ही सिर्फ हिंदुओं का प्रतिनिधित्व करता है, ऐसा पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया नहीं दावा करता। मुसलमान जो है वो राजनीतिक दल में है, मुसलमान जो है वो कम्युनिस्ट पार्टी में तायत में सबसे पहली बार कम्युनिस्ट पार्टी ने ही केरल में पीएफआई पर आने की बात कही थी। तो केरल से जो बात थी बहुत स्पष्ट हो जाती। दूसरी बात है कि जो पीएफआई था, तो पीएफआई जो है केरल से तमिलनाडु कर्नाटक संगठन लेकर मिलकर बना। आप सामाजिक तौर पर काम करें देश में आपको स्वागत, लेकिन आप सामाजिक करते हुए उसमें सियासत का घालमेल करें और अलगाव का घालमेल करें तो फिर वो दिक्कत हो जाती। दूसरी बात ये सुरक्षा और जांच एजेंसियां हैं, तो सुरक्षा जांच एजेंसियों में इस देश में किसी धर्म के आधार पर सुरक्षा जांच एजेंसियां नहीं, इसमें मुसलमान भी है। और पिछले दिनों एफआईआर दर्ज हुई थी जिसमें पीएफआई पर जो सबसे पहली बार इशारा हुआ था हाल फिलहाल दस्तावेज बरामद हुए थे, तो उस थाने के नेता मुसलमानी थे। इसको आप इस प्रकार से समझिए कि जो से संलिप्तता नजर आ रही है, और जो उज्जैन से बुनहेले वहां पर 2 कैंप पकड़ा गया था, आतंकी कैंप पकड़ा गया था। तो उसमें सिमी के लोगों को सजा हुई थी, उसके जो गवाह थे मुसलमान अधिकारी थे। बहुत स्पष्ट है कि पीएफआई का ये दावा है कि वो सिर्फ मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करता है और मुसलमानों के साथ अन्याय। क्योंकि आप देख लीजिए कि आप पीएफआई जो है संगठन बनता है केरल में करता है, साउथ में काम, उसके बाद 23 राज्यों पर काम करने लगता है। उसके बाद जो सिमी के जो लोग हैं तो सुपर सेल काम कर रही है 2008 में सिमी के सफदर नागोरी समेत जो पूरी जो संगठन था उसके अधिकार लोगों को इंदौर लिया गया था। लेकिन इंदौर जैसे जो हॉट इलाके माने जाते सिमी के, वहीं से सिमी जो जुड़े लोग हैं वो पीएफआई में पकड़े गए हैं। दूसरी बात ये है कि आप लोकतांत्रिक देश में रहते हैं, आपको विरोध करना होगा, लेकिन क्या मुस्लिम का प्रतिनिधित्व पीएफआई करेगा? क्योंकि लेकिन इस बैन पे जो सवाल खड़े करने वाले लोगों का एक तर्क ये भी है कि तमाम जो है संगठन आप प्रतिबंधित कर देते हैं, उन पर पाबंदी लगा देते हैं, लेकिन आप आइडियोलॉजी पे कैसे पाबंदी लगाएंगे? और ये जो मसला है सिर्फ इस तरह के बैन से है, वो सुधरने वाला नहीं है, क्योंकि पहले भी कुछ संगठनों को जो है बैन लगाया जा चुका है। आरएसएस के बैन की भी बात यहाँ पर उठाई जा रही है। एक छोटा सा ब्रेक लूँगी मैं प्रोफेसर, और फिर जोड़ने की कोशिश करेंगे सीपीआईएम के जो वरिष्ठ नेता हैं टिकेंद्र पवर, और उनसे जानेंगे कि सीपीआईएम क्यों जो है इस बैन का स्वागत नहीं करना चाहती है। एक छोटा सा ब्रेक, फौरन लौटते हैं। ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं स्ट्रेट टॉक, और आज हम बात करें पीएफआई पर लगे बैन की कि क्या इस बैन से आतंकवाद पर कड़ा प्रहार हुआ है। हमारे साथ जुड़ चुके हैं सीपीआईएम के वरिष्ठ नेता टिकेंद्र पवर। उनसे समझते हैं कि आखिर क्यों जो सीपीआईएम है इस बैन का स्वागत नहीं करना चाहती, और क्यों उसे लगता है कि ये बैन जो है मसले का जो समाधान है वो नहीं है। टिकेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्ट्रेट टॉक में। और मैं सीपीआईएम का जो स्टेटमेंट पढ़ती हूँ उसमें बार बार आरएसएस के भी जिक्र आती है, उनकी भी जो गतिविधियाँ उस पर सवाल खड़े किए
किए गए हैं, साथ ही यूएपीए के अंडर जो धाराएं लगाई गई हैं और उसके तहत जो बैन लगाया गया है उस पर भी आपने सवाल खड़े किए हैं। थैंक यू नेहा। आई थिंक मैं 3 बातें बोलना चाहता हूं आपको। पहले तो आप सिर्फ इसके कॉन्टूअर्स जैसे आपने ड्रॉ किए, थोड़ा इससे मैं बाहर बात करने। पहली बात तो ये है कि हमारी पार्टी किसी भी तरह की टेररिस्ट एक्टिविटी के खिलाफ है जी। वो चाहे एक्सट्रीम राइटिस्ट ऑर्गेनाइजेशन करे या एक्सट्रीम लेफ्टिस्ट ऑर्गेनाइजेशन करे। और इसलिए क्योंकि आप पंजाब से हो, आपको मालूम होना चाहिए खालिस्तान मूवमेंट के खिलाफ सबसे ज्यादा शहीद होने में नाम जो है वो कम्युनिस्टों के आते हैं। मतलब आप नाम गिनते रहेंगे, आपके पूरा चैनल का टाइम खत्म हो जाएगा, आप नाम नहीं गिन सकेंगे। बहुत सारे मेरे साथ के जो एसएफआई के जमाने के लोग थे वो भी उस जमाने शहीद हुए, चाहे वो असम हो, आपका कश्मीर हो। तो मतलब किसी भी टेररिस्ट एक्टिविटी के हम लोग खिलाफ हैं और इसलिए उनपे जो कार्रवाई है वो कार्रवाई अंडर द एग्जिस्टिंग लॉ है वो होनी चाहिए। अब दूसरी बात है कि अंडर द एग्जिस्टिंग लॉ यूएपीए भी है तो बैन क्यों सही नहीं है? देखिए बैन हमने आरएसएस पे भी लगाया गांधी को मारने के बाद, लेकिन आरएसएस ने अपने दूसरे कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन के नाम से आप जानते हो कहां पहुंच गए। और पीएफआई का तो हम जानते हैं ना, पहले सिमी पे बैन लगाया तो पीएफआई बन गया। अभी आप पीएफआई पे बैन लगाओगे तो कुछ सीयूएसआई बन जाएगा। तो ये इसका एक नहीं है। और दोनों आरएसएस और ये पीएफआई एक दूसरे की को मारने में केरला में बहुत सारे इन पर केसेस हैं। तो इसलिए ये जो बेसिकली कम्युनल पोलराइजेशन करना चाहते हैं राज्य में, इसलिए अभी जो भारत सरकार है वो इस तरह से पोजीशन ले रही है। जरूरत यह है कि सख्ती से बरता जाए, कोई भी टेररिस्ट एक्टिविटी को बख्शा ना जाए और उस पर कार्रवाई की जाए। और तीसरी बात है, ये जो हिंदू संस्था है और इस तरह से जो संस्थाएं हैं जो हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रही हैं और जो मतलब जिनके नाम आए हैं वो लोग तो घूम रहे हैं सरेआम, उन पे तो कोई कार्रवाई करने की बात नहीं हो रही है। तो ये जो मतलब सिर्फ दिखाने के लिए कि जो टेररिज्म है वो एक ही ग्रुप से आ रहा है, वो जहां से भी आ रहा हो, वो चाहे कहीं से भी आ रहा हो, उसको मुकाबला करना। क्योंकि सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक जो हमारा संविधान की बुनियाद है, उस बुनियाद में ये है कि सबको अपनी बात रखने का, शांति से बात रखने का अधिकार है। फोर्स से ना तो किसी मेजॉरिटेरियन पार्टी को और ना किसी माइनॉरिटी को। तो चाहे एक्सट्रीम मेजॉरिटी की पार्टी हो या एक्सट्रीम माइनॉरिटी की पार्टी हो या कोई भी हो, वायलेंस पे आधार पर पॉलिटिक्स करना हम लोग इसको सहमत नहीं करते। पर पॉलिटिक्स की बात कर लोग खोए हैं जी। पॉलिटिक्स की आपने बात कही है, तो क्या इस पर पॉलिटिक्स नहीं हो रही है? क्योंकि जो सबूत मिले हैं एनआईए की जांच में और जो छापेमारी में बात हुई है, सामने निकल कर आई है कि विदेशी फंडिंग भी था और इसके जो काडर हैं वो विदेशों में जो मौजूद है आतंकी संगठन, उसके लिए काडर का रूप भी। जी देखिए, टेक्निकली नेहा मैं इसलिए नहीं बोलना चाहता क्योंकि आप अभी ये बैन करेंगे, कल को पीएफआई दूसरा संगठन बनाएगी, फिर क्या करोगे आप? पीएफआई बैन कर दिया आपने, कितने 4 लोगों को पकड़ लेंगे, 10 लोगों को पकड़ लेंगे। तो इसको टैकल करने की जरूरत यह है कि जो आप डेमोक्रेटिक एटमॉस्फेयर है उसमें सबको करो ना। आपकी हिंदू संस्था है, उनको भी टैकल करो आप। जो आपके कलबुर्गी और इनको मारने में जिनके नाम हैं और जो हिंदू राष्ट्र बनाने के नाम से आम ट्रेनिंग दे रहे हैं, वो आपको खतरा नहीं नजर आ रहा है? जो हर बार अपने शस्त्र के साथ निकाल के बात कर रहे हैं, वो खतरा नहीं नजर आ रहा है? क्योंकि आप मेजॉरिटेरियन पॉलिटिक्स करते हो, इसीलिए आपका माइनॉरिटी के भी इस तरह से हो रहा है और इसलिए वायलेंस भी देश में बढ़ रही है। जरूरत यह है कि इस वायलेंस को कंटेन करने के लिए दोनों तरफ से कार्रवाई होनी चाहिए और स्टेट को एक न्यूट्रल रोल प्ले करना चाहिए। लेकिन स्टेट को न्यूट्रल रोल, आपने सही कहा कि एक न्यूट्रल रोल प्ले करना चाहिए। जी, मैंने सुना नहीं आपको। आपने सही कहा कि स्टेट को एक न्यूट्रल रोल प्ले करना चाहिए, लेकिन क्यों जो केरल की सरकार पर ये आरोप लगते हैं कि वहां पर जो है एक टेरर का हॉट स्पॉट जो है बना हुआ है और क्या सरकार उसको कर्टेल करने की कोशिश जो है वो नहीं कर रही है, वो काफी नहीं है? या देखिए, यही हम कह रहे हैं कि वो सरकार के सिर्फ बस की बात नहीं है, उसके लिए डेमोक्रेटिक एटमॉस्फेयर चाहिए और इसीलिए पीएफआई और आरएसएस दोनों केरल के अंदर इस एटमॉस्फेयर को खराब करने में जुटे हुए हैं। आपको क्या मालूम है, आरएसएस की सबसे ज्यादा शाखाएं इस देश में केरल के अंदर है और वहां पूरा ट्रेनिंग करके, और इसीलिए ये जो कातिलाना हमले की कार्रवाई है, दोनों एक दूसरे के ऊपर करते हैं, लेफ्ट पे भी करते हैं, लेफ्ट पे भी बेशुमारी कार्रवाई करते हैं। तो ये एटमॉस्फेयर को बदलने के लिए जरूरत ये है कि जो जैसे मैंने कहा आपको कि इनको आइडियोलॉजिकली टैकल करना जरूरी है और साथ में पॉलिटिकली टैकल करना जरूरी है। ये बैन लगेगा, मतलब मैं ये नहीं कह रहा सही गलत का क्वेश्चन नहीं है, आप बैन लगाओगे दूसरे दिन किसी और से नाम से हो जाएंगे। ये सिर्फ एक मतलब
मेजॉरिटी अपीसमेंट जिसको हम कहते हैं, उसके हिसाब से ये कार्रवाई की गई है। लेकिन जिस तरह से विदेशी मतलब आतंकी संगठनों से इनका लिंक देखा गया है, विदेशी फंडिंग जो एक बोलते हैं कि टेरर फंडिंग जैसी जो बात है वो भी उसमें संलिप्तता पाई गई है, तो बैन लगाना एक स्वागत का कदम है। जी, क्यों नहीं हो सकती है, लेकिन हमने देखा है ना कि आप मान लीजिए आप आज PFI डिस्कस कर रहे हो, कल को TFI डिस्कस करना, फिर तो आप मतलब आप उनको कैसे चैलेंज करोगे, कैसे आप उनको रोक सकते हो। लेकिन अगर तो इसलिए स्टेट, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि स्टेट ही एक रोल प्ले कर रहा है ना। उसके एक बड़ा सेक्शन तो खुद ही ऐसे लोगों को मदद कर रहा है जो कि मेजॉरिटी मतलब वायलेंस में आप शामिल ना कहिए, लेकिन उसको अवेट करते हैं। तो CPIM का जो मैं रुख समझ रही हूँ टिकेंद्र जी, जो CPIM का मैं रुख समझ रही हूँ, एक तो आप ये कह रहे हैं कि क्या राजनीतिक फायदा लेने की कोशिश हो सकती है ये बैन? नहीं, हम तीन बातें कह रहे हैं, लेट मी रिएटरेट दैट। तीन बातें ये है, एनी वायलेंस we just condemn that violence. And in fact, this largest victim of violence, if there's one single party in the country, that has been the CPIM. Right from north, from Kashmir to Kerala to Punjab. And Punjab, तो you're a witness. आप पंजाब देख ही सकते हो, कितने सैकड़ों लोग हमारे शहीद हो गए, और one of the finest leaders, okay? तो आपको मतलब प्रमाण देने की जरूरत नहीं है पंजाब से, तो आपके साथ नॉर्थ ईस्ट में आप देखिए किस तरह से, तो आप ये मतलब तो वायलेंस हम बिल्कुल कंडेम करते हैं। अब सवाल है, वायलेंस जो भी कर रहा है, जो भी जिस भी विचार से आ रहा है, उसको वहां टैकल करना जरूरी है। वो चाहे मेजॉरिटी हो, आज मेजॉरिटी के पास अगर स्टेट है तो उसका मतलब उसके नहीं लड़ाई लड़ेंगे उसके खिलाफ। यानी आप कह रहे हैं कि ये जो बैन है ये आतंकवाद पर एक कड़ा प्रहार नहीं है, देश की सुरक्षा में उठाया गया एक कड़ा जो है कदम नहीं है। देखिए, कड़ा कदम है कि नहीं है तो मैं इस बारे में मतलब आई डोंट थिंक आई एम क्वालिफाइड इनफ टू से दैट, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि ये कदम ऐसा है जो प्रोसेस सही नहीं है टैकल करने का। क्योंकि हमने देखा कड़ा कदम तो सिमी पे भी लगा था, क्या हो गया, उन्होंने तो फिर से बदल दिया ना चेहरा। तो इसलिए उसको टैकल करना पॉलिटिकली, और तीसरी बात जो हम मिस कर रहे हैं यहाँ पूरी डिबेट में, वो ये है कि जो बैन लगाने की बात कर रहे हैं वो अपने खुद उस विचार को प्रोपेगेट कर रहे हैं, और जो ओपनली मतलब जो डेमोक्रेसी की तरफ आपका इशारा है कि शायद मतलब जो रेप करके लोग छूट कर आते हैं उनको गार्लैंड कर रहे हैं। हाँ, बिल्किस केस में हमने देखा है, उनसे आप मतलब वो मेरा शायद लाइट चली गई है जी, तो वो क्या एक्सपेक्ट करोगे? आई डोंट थिंक आई एम गोइंग टू स्टे फॉर लॉन्ग, मेरे लाइट जी। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी टिकेंद्र कि आपने समय निकाला और आपको कहीं जाना पड़ रहा है, तो बहुत बहुत धन्यवाद स्ट्रेट टॉक से जुड़ने के लिए। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, और जो CPIM की तरफ से टिकेंद्र पंवर ने अपनी बात रखी है उसको समझने की कोशिश करेंगे। प्रोफेसर ब्रह्मदीप अलूने हमारे साथ बने हुए हैं, लेकिन दर्शकों से हम अनुरोध करते हैं कि आप PFI पर लगे बैन को किस तरह से देख रहे हैं, अपनी बात हमारे सामने हमारे शो के दौरान रखिए। एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर लेते हैं, फौरन लौटेंगे। ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है आपका, स्ट्रेट टॉक देख रहे हैं आप, और आज हम बात कर रहे हैं कि PFI पर जो बैन लगा है क्या ये आतंकवाद पर एक कड़ा प्रहार है, और जैसा कि CPIM के वरिष्ठ नेता ने कहा कि ये कड़ा प्रहार नहीं है, तस्वीर को हमें ज़्यादा व्यापक नज़रिए से देखने की ज़रूरत है। एक कॉलर हमसे जुड़ रहे हैं, सुन रहे हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं। जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्ट्रेट टॉक में, और अपनी बात रखिए। धन्यवाद जी। देखिए, ये बैन ठीक है लेकिन काफी नहीं है जी। अब देखें कि जितनी भी ये बैन जो है ये सिर्फ मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक ये 5 साल के लिए है जी, और ये 3 स्टेटों में लागू होगा, केरला, कर्नाटका एंड गुजरात। राइट। मैं चाहता हूं कि ये जितनी भी एसोसिएशन जो गतिविधियां हैं जो हिंदुस्तान में डिस्टरबेंस पैदा करती हैं जी, इनको कंप्लीटली बैन होना चाहिए। अब इनके अलावा अगर आज नहीं कर रही गवर्नमेंट, तो मैं चाहता हूं वो संज्ञान में लें कुछ और संगठन हैं जिनको बैन करने की बहुत जरूरत है जी। विश्व हिंदू परिषद एंड सिख फॉर जस्टिस। राइट। अब ये जो एसोसिएशंस हैं इनका जो आधार है वो खाली मारकूट, जबरदस्ती करना, किसी पे हावी होना, जुर्म करना, ये है, ये गलत है जी। आप डेमोक्रेटिक तरीके से आप अपनी पार्टी बनाएं जी, डेमोक्रेटिक तरीके से इलेक्शन लड़ें और आए, बहुत अच्छी बात है। राइट। लेकिन जैसा CPI के
जो लीडर बुलारे से, उन्होंने कहा कि आप जबरदस्ती नहीं कर सकते। अब देखिए, बैन आज क्यों किया, पहले क्यों नहीं किया? पहले इसलिए नहीं किया कि गतिविधियां इनकी उतनी तेज नहीं थी जितनी कि आज है, और अब जो मौजूदा सरकार है वो समझती है कि इन पर अंकुश लगाना जरूरी है जी। तो जिसकी वजह से देर आए दुरुस्त आए, बैन अच्छा है, लेकिन बाकी एसोसिएशन को मैं ये नहीं कहता कि आपने इनको किया तो उनको भी करो, नहीं, उन पे भी ध्यान करो, वो भी हमारे लिए सही नहीं है किसी के लिए, तो उनको भी बैन होना चाहिए। और जहां तक मुझे पता लगा है कि आरएसएस जो है वो रजिस्टर्ड नहीं है अभी तक, लेकिन अगर आप आरएसएस को भी बैन करते हैं तो एक मसला और खड़ा हो जाता है कि जो मौजूदा सरकार है वो गिर सकती है, क्योंकि वो उसके जो सब अहम किरदार हैं वो तो आरएस कैडर के हैं जी। तो क्या करेंगे हम लोग? सरकार को तोड़ दें? ये तो और भी नुकसान हो जाएगा हमारा। जी जी। इलेक्शन तो वैसे ही 1.5 साल में आने वाले हैं। तो मुझे समझ नहीं आता कि एकदम बैन तो लगाना ही चाहिए, चाहे एकदम हो या धीरे से आओ, क्योंकि अगर जितना आप डिले करेंगे उतना आप जनता का नुकसान ज्यादा करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और कुछ नहीं होने वाला जी। सख्ती तो करनी पड़ेगी कहीं ना कहीं। जी बिल्कुल, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी अहलुवालिया जी। तो ये बरिंदर अहलुवालिया थे, और जो कह रहे थे कि क्या विश्व हिंदू परिषद जो है, सिख फॉर जस्टिस जैसी जो संस्थाएं हैं, इनको भी बैन के दायरे में लाना ज़रूरी नहीं है। जब बात हम लोकतंत्र की भावना की करते हैं या फिर किसी भी तरह की जो है एक्सट्रीमिज़म, कट्टरपंथ की बात करते हैं। अब प्रोफेसर, मैं आपके पास आना चाहूँगी। हमारे कॉलर ने जिस तरह से अपनी बात रखी, और साथ ही हमारे जो CPIM के वरिष्ठ नेता थे टिकिंदर पंवर, उन्होंने जिस तरह से बात रखी, ये तस्वीर को और ज़्यादा व्यापक नज़रिए से देखने की बात करते हैं। क्या ये सिर्फ और सिर्फ राजनीति से प्रेरित नहीं नजर आता कि राजनीति में किसी को नुकसान हो रहा है, इसीलिए एक सीमित वर्ग तक ही ये जो आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई की बात नजर आती है, ये नजर में देखने को मिल रहा है? प्रोफेसर देखिए नेहा जी, जो कोई भी जो देश है, लोकतांत्रिक देश है, वो एक निश्चित फ्रेमवर्क पर चलता है जो कानूनी होता है, और दावों से किसी संगठन को आप आतंकी संगठन घोषित नहीं कर सकते। आपको जो नियम बने हुए हैं, जिसके अकॉर्डिंग देश में चलेगा, जो नियम बनाए जाते हैं, संसद के द्वारा बाकायदा बनाए जाते हैं, उसका एक पैमाना होता है, उसमें समूची संसद, जो संसद सदस्य है वो इन्वॉल्व होते हैं, तब एक कानून बनता है। अब आतंकवाद जो निरोधक गतिविधि जो कानून है, UAPA के तहत जो कार्रवाई की गई है, तो उसके लिए जो PFI पर बैन लगाया, दूसरों पर बैन क्यों नहीं लगाया? देखिए, ये बहुत निश्चित तौर पर है कि जो NIA जिस प्रकार से काम कर रही है, और NIA लगातार जिस प्रकार से काम कर रही है, तो NIA के पास सबूत है, और सबूत होने के वाजिब से कारण भी है। सबूत होने के कारण जिस प्रकार से सबूत मिले, देखिए, आप ISIS से आप संबंध स्थापित करते हैं, आपके संबंध बांग्लादेश के जो आतंकी संगठन है JLP से उजागर होते हैं, आप जो सिमी। अब दूसरी बात है, पॉलिटिकल तौर पर इसको इसलिए नहीं देखना चाहिए कि जो मध्य प्रदेश में सिमी पर प्रतिबंध लगा, तब कांग्रेस की दिग्विजय सरकार थी मध्य प्रदेश में जी। जो पर जब प्रतिबंध लगाने की बात आई, तो वहां पर कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार थी केरल में। तो इसको आप दलगत तरीके से नहीं देख सकते, क्योंकि ये आंतरिक सुरक्षा का मामला है, और आंतरिक सुरक्षा जब खतरे में इस प्रकार से होती है कि आप इतनी तेजी से कैसे आगे बढ़ते हैं, 23 राज्यों में आप कैसे फैल जाते हैं, आप इतनी स्पष्ट विचारधारा है, तो आप फिर जो जिस मंच का उपयोग करते हैं, आप बिल्कुल खुले मंच से सामाजिक न्याय की बात क्यों नहीं करते? आप बंद कमरे में सामाजिक न्याय की बात क्यों करते हो? आप बंद कमरे में पर्चे क्यों बांटते हैं? आप सब कुछ बंद कमरे में क्यों तय करना चाहते हैं? आखिर देश के प्रति एक आपकी जवाबदेही भी तो बनती है। दूसरी बात है कि जो आपके जिस प्रकार से आप देखिए, अब दूसरी बात है कि ये कहना कि प्रतिबंध लग जाएगा, दूसरे नाम से आ जाएंगे, अतः ऐसे लोगों को रोकने के लिए देखिए PFI का एक काडर है। अब जिस प्रकार से UAPA के तहत कार्रवाई होती है कि जब किसी आतंकी संगठन को घोषित किया जाता है, तो सबसे पहले तो उसके खातों को सील कर दिया जाता है,
इनके पास तकरीबन 120 करोड़ रुपया इकट्ठा हो गया है पीएफआई के पास। तो क्या भाई देश की जो सामाजिक न्याय की स्थिति इतनी खराब है, देश में इतनी गरीबी है, ये जो पीएफआई ये सामाजिक न्याय की बात करता है, सोशल जस्टिस की बात करता है, इतना सारा पैसा कैसे इकट्ठा हो गया? दूसरी बात है कि एनआईए जो है, एनआईए के जो दावे हैं वो गलत इसलिए नहीं हो सकते कि पूरी पारदर्शिता से काम कर रही है और वो उसको जो टास्क दिया जाता है उसको बेहतर तरीके से काम करती है। अगली बात है कि जब आप काम करते हैं तो आपको लेकिन इन एजेंसियों पर भी आरोप लगते रहे हैं प्रोफेसर, ये समझना चाहूंगी। लेकिन एक कॉलर जुड़ चुके हैं, आइए सुन लेते हैं कि वो अपनी क्या बात यहाँ पर रखना चाहते हैं। जी बहुत बहुत स्वागत है आपका स्ट्रेट टॉक में। जी बहुत बहुत स्वागत है आपका स्ट्रेट टॉक में। जी अपनी बात रखिए। जी धन्यवाद नेहा जी। मुझे फिर बात बीच में कहीं फिर आपका टाइम शॉर्ट हो जाए, कहीं कट ना जाए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि पहले बात आप नहीं रखूँ। मैं 2-3 महीने के लिए मेरा इंडिया और यूरोप जाने का प्रोग्राम है। तो जब इंडिया में है तो आपका किस वक्त प्रोग्राम आता है? हमारे यहाँ तो 5 बजे आता है, वो मुझे पता है। तो जैसे आप इंडिया में आपको पता है कि एक आइडिया किस वक्त आता है वहाँ, अगर मैं सुनना चाहूँ तो? जी इंडिया में ये बहुत सुबह आता है, 5:30 पर सुबह हम ये प्रोग्राम लाइव करते हैं। अच्छा 5 बजे सुबह, ठीक है जी, धन्यवाद। मुझे इसमें नेहा जी ये कहना है कि ऐसे किसी को बैन नहीं कर सकते हैं। वो गवर्नमेंट एक को बड़े समय से देख रही थी। जैसे पहले प्राइम मिनिस्टर अटल जी थे, उन्होंने भी किया था, लेकिन इन्होंने ये पार्टियों ने ही कोई ना कोई इस पे वो शुरू कर दिए प्रोग्राम, डेमोन्स्ट्रेशन के इसको हटाइए। तो उस वक्त उनके पास इतना वो ताकत भी नहीं थी और वो इतना शायद वो नहीं कर पाए उनका रिस्पॉन्स। लेकिन इस बार गवर्नमेंट ने जब से ये शाहीन बाग हुआ, किसान आंदोलन हुआ, तो वो गवर्नमेंट, हम तो ऑर्डिनरी लोग हैं, हम तो तब भी हमने ये कहा था कि कहाँ से पैसे आ रहे हैं, तो सऊदी से आ रहे हैं, यूएई से आ रहे हैं, तो वहां भी था। लेकिन ये है कि गवर्नमेंट को तब उनके कान खड़े हो गए थे, उनके पास प्रूफ नहीं था, लेकिन उन्होंने इनको चेज करना शुरू कर दिया। फिर ये जब किसान आंदोलन हुआ तो फिर उन्होंने वो खालिस्तानियों के साथ मिलकर भी उनको भी पैसा दिया, उनको भी वो भी पीछे थे, तो वो लेकिन वो गवर्नमेंट के रडार पे आ गए थे। और फिर पता चला कि कहाँ से इनको पैसे आ रहे हैं। तो अब ये देखिए कि कहते हैं कि जब से वो शाहीन बाग हुआ और अब उनके पास पता नहीं शायद 30 करोड़ थे और अब 190 करोड़ अब हो गए। इतना इनको फंडिंग आ रही थी। तो ये जहां भी इन्होंने देखा कि आंदोलन हुए हैं, पैसा आया है, कैसे ये लोग एकदम इकट्ठे हो जाते हैं। तो वो सारा वो वॉच कर रहे थे एजेंसी, उन्होंने सारा वो प्रूफ ले लिए कि सारे अपने अकाउंट्स को इन्होंने खंगाला, वो जवाब ही नहीं दे। अब उन्होंने पूरा इनका वो कच्चा चिट्ठा लेके हाथ में तब किया है इनको, तब कब्जे में आया। और देखिए ये जो है ये जान लेने वाले ये लोग हैं, ये डिस्ट्रक्शन करने वाले लोग हैं। इनका वो प्लान है कि हमें 2047 तक मुस्लिम राष्ट्र बनाना। ये कहाँ से ये बात कर रहे हैं कि हम ये डेमोक्रेटिक कंट्री है, ये है, वो है, ये हिंदू राष्ट्र। ये इनका अपना प्रोग्राम तो इनका चलता रहे, कोई बात नहीं। लेकिन अब जहाँ इतनी देखिए नेहा जी 90% जो एक कम्युनिटी है, आप उसको इग्नोर कर दोगे, उसको कहोगे। और फिर इनके उस पर फॉरम भी आया कि अगर हमारे मुस्लिम 10% भी आ जाएं, हमारे साथ आ जाएं, हमारे पास इतना पैसा है, हम ये कावड़ कम्युनिटी, ये सिख, ये तो वैसे हमारे पीछे पीछे चलना शुरू हो गए हैं और ये हिंदुओं को हम कर लेंगे, हम हिंदू राष्ट्र बना देंगे। उनकी तो ये प्लानिंग है, तलवारों की ट्रेनिंग दे रहे हैं, हथियारों की ट्रेनिंग दे रहे हैं वहां पर। ये जो हारा है ना, वो बचाने वाले हैं, ये जान लेने वाले, ये सर कलम करने वाले लोग हैं। इनकी सारी हिस्ट्री क्या है, ये विचारधारा जो है, जी बिल्कुल आपने सही की। क्या ये जो है तस्वीर जो दिखाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन पीएफआई पर जो टेरर की बात हो रही है, ये सबूत की बात एनआई करती है। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी भास्कर जी हमारे शो के साथ जुड़ने के लिए। और जी आपने मुझे सुना, आपका बहुत जी बहुत धन्यवाद आपका भी। तो हमारे एक कॉलर जो कह रहे थे कि किस तरह से जो आरएसएस है उस पर क्या आरोप है, और पीएफआई पर जब आरोप की बात आती है तो वो क्या बताते हैं कि तस्वीर पीएफआई के खिलाफ जो है वो ज़्यादा गंभीर नज़र आती है। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकेंगे और जो हमारे कॉलर ने बात रखी है उनको समझने की कोशिश करेंगे प्रोफेसर से। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, फ़ौरन लौटेंगे।
ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है आपका स्ट्रेट टॉक। और आज हम बात कर रहे हैं कि पीएफआई पर जो बैन लगा है, क्या ये आतंकवाद के खिलाफ एक कड़ा प्रहार है। हमारे एक और कॉलर जुड़ चुके हैं शो के साथ और सुन लेते हैं, उनकी छोटी सी बात ले लेते हैं शो के दौरान। जी बहुत बहुत स्वागत है आपका स्ट्रेट टॉक में। हाँ जी, मैं सिर्फ एक ही बात क्लियर करनी थी जी कि ये आपको जो कॉलर पीछे वाला कॉलर कह रहा था किसान आंदोलन के बारे में बात कर रहा था। किसान आंदोलन हुआ था, सिखों से भी थे, हरियाणा के सारे हिंदू, सारा हिंदू, पंजाब हरियाणा सब इकट्ठा था जी। तो ऐसी ये जो मानसिकता, ये ऐसे ये कॉलर जो कॉलर बोल रहा है, ऐसी मानसिकता जो होती है ना, कट्टर जो होते हैं, उनको हर दफा खालिस्तानी नजर आते हैं। वो अपनी अपनी डिमांड रख रहे हैं, किसानों की अपनी पर्सनल डिमांड है, उसमें हिंदू भी है, सिख भी हैं। बस ऐसे जो कट्टरता वाले जो हिंदू है ना, उनकी ये सोच यही है। बहुत थोड़े हैं ये हिंदू सिख में पंगा जान के ऐसी बात करेंगे कि उसमें झगड़ा हो जी। तो मैं यही कह रहा हूँ, ऐसे लोगों को थोड़ा संकोच करना चाहिए। आप बाकी सब लोग, सब माइनॉरिटी सब इंडिया में रहते हैं। जहाँ 4 सिख देखे इसने बोल दिया खालिस्तान, इसकी सोच इसने सेकंड टाइम इसने आपके प्रोग्राम में बोला है। आपको चाहिए ऐसे कॉलर्स को ना बोलने दे। थैंक यू जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो वैसे मैं यहाँ पे स्पष्ट करना चाहूँगी कि खालिस्तान का नाम नहीं लिया गया है आज शो के दौरान। टेरर फंडिंग की बात हो रही कि क्या इस तरह की फंडिंग जो किसान आंदोलन के दौरान हुई थी कि नहीं हुई थी, ये भी सवाल है। और ये क्या जांच हो रही है कि नहीं, एनआईए क्या इस मसले को जांच करेगी, लेकिन ये जांच बिल्कुल ही अलग है। आज हम बात कर रहे हैं पीएफआई के खिलाफ जो यहाँ पर कदम उठाया गया है। ये तमाम विवाद की बातें हैं, विचारधाराओं की बातें हैं। मैं बार बार यहाँ पर अपने दर्शकों से स्पष्ट करना चाहूँगी कि कट्टरता किसी भी लोकतांत्रिक देश के लिए जो है ये सही नहीं होता है। एक लोकतांत्रिक देश में हर समुदाय के लोगों को अपने धर्म को जीने का, उसकी संस्कृति को पालन करने का और उसकी जीवन शैली को जीने का पूरा अधिकार होता है। और इसके साथ मैं शो आगे बढ़ाना चाहूँगी कि प्रोफेसर, हमारे कॉलर ने जिस तरह से कहा है कि गंभीर धाराएं जो हैं, गंभीर जो मामले हैं वो पीएफआई की तरफ हैं और ये जो कदम है बहुत ही स्वागत योग्य है। हालांकि जो विवाद जुड़े हुए हैं आरएसएस से, उस पर जो हमारे कॉलर है उस पर अपनी बात जो है अलग तरीके से रखते हैं। प्रोफेसर देखिए नेहा जी, जैसा मैंने कहा कि कोई भी लोकतांत्रिक देश नियमों से चलता है और यूएपीए के तहत तो एनआईए ने कार्रवाई की तो उसके लिए पर्याप्त सबूत जुटाए गए हैं। पीएफआई पर नजर रखी गई और नजर रखने के कारण ये हुआ है। देखिए लंबे समय तक लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि इतने लंबे समय तक कार्रवाई क्यों नहीं की गई। यदि इस पर जल्दी कार्रवाई की जाती तो शायद इतने सबूत इकट्ठे नहीं होते। और साथ ही साथ वो संगठन जो देश भर में इनसे जुड़ के काम कर रहे हैं, उन संगठनों को भी पकड़ा नहीं जाता यदि जल्दी कार्रवाई होती। इसलिए एनआईए ने पूरी प्री प्लानिंग से लंबे समय के बाद कार्रवाई की है। देखिए इसके साथ में एक महत्वपूर्ण बात पर आपका ध्यान, हमारे दर्शकों का ध्यान दिलाना चाहूंगा कि जो नोटिफिकेशन सरकार का है उसमें एक हब शब्द का प्रयोग किया गया है। हब, देखिए जो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया है उसका वुमेन्स फ्रंट एक काम करता है, उसका कैंपस फ्रंट एक काम करता है। अब वुमेन्स फ्रंट जो है एक सिमी की शाहीन फोर्स क्या करती थी, जो महिलाओं की फोर्स थी। जब मध्य प्रदेश में 2 बार जेल ब्रेक हुआ था, खंडवा में जेल ब्रेक हुआ था और एक भोपाल में जेल ब्रेक हुआ था। तो जब उस जेल ब्रेक में जो सिमी के लोग मारे गए थे, जिनको बहुत सजाएं हुई थी और वो जेल से भागे थे, जब उनका एनकाउंटर हुआ था और मारे गए थे, तो उसमें जो महिलाओं की भीड़ थी वो बहुत आश्चर्यजनक तरीके से इकट्ठी हुई थी। 5 से 10 हजार महिलाएं जो इकट्ठी हुई और उन्होंने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। देखिए आप, और उसमें पीएफआई का नाम तब भी जुड़ा था। आप यदि एक डेमोक्रेटिक देश में रहते हैं, आप यदि सोशल जस्टिस की बात करते हैं, तो आप आतंकियों के साथ खड़े नहीं रह सकते जी। पीएफआई ने बार बार ही साबित किया। अब कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया जो काम करता है, तो आप इस प्रकार से समझ लीजिए। देखिए पीएफआई का पूरा जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है उसमें एक ह्यूमन राइट्स संगठन पर भी प्रतिबंध लगाया है। कैंपस फ्रंट बच्चों का, विद्यार्थियों का संगठन, और वुमेन्स फ्रंट ऑफ इंडिया इस पर भी प्रतिबंध लगाया है। इसके साथ ही साथ 1-2 संगठन और है, कुल 8 संगठन। अब आप देखिए कि आप कैंपस में जब भी कोई सांप्रदायिक तनाव होता है तो सांप्रदायिक तनाव में युवाओं को आप पत्थर देते हैं, युवा पत्थर फेंक देते हैं। उसके बाद उन युवाओं के खिलाफ थाने में कार्रवाई हो जाती है, धाराएं लगती है। फिर आप क्या करते हैं, उन युवाओं के पक्ष में केस लड़ते हैं। पीएफआई के बाकायदा वकील है,
पीएफआई के जो है बाकायदा जर्नलिस्ट है, पीएफआई का अपना पत्रकार संगठन काम करता है। अब जब युवाओं के लिए केस लड़ते हैं तो उन युवाओं को लगता है कि जो हमारी बेहतरी उसको चाहने वाला जो संगठन है वो सिर्फ पीएफआई है। वुमेन्स फ्रंट ऑफ इंडिया जो है काम करता है। अब आप देखिए देश में क्या राष्ट्रीय महिला आयोग काम नहीं करता? राष्ट्रीय महिला आयोग भी इस देश में काम करता है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग भी इस देश में काम करता है। आप सरकार की मंशा पर इसलिए सवाल नहीं उठा सकते हैं क्योंकि आपके कार्यों में पारदर्शिता नहीं है। आप यदि सोशल जस्टिस के लिए बात करते हैं तो आप गरीबों के साथ खड़े होइए, आप उसका लोकतांत्रिक तरीका अपनाइए। लेकिन जब आप पर प्रतिबंध की बात होती है, जब आपके ठिकानों पर छापेमारी होती है तो आप बसों को जला देते हैं, आप लोगों पर हिंसक हमले करने लगते हैं। यह जो है आतंकवाद की निशानी है। और दूसरी बात है, आप असम में प्रदर्शन के तौर तरीकों को देख लें, आप दिल्ली में प्रदर्शन के तौर तरीकों को देख लें, आप मध्य प्रदेश में देख लें, आप उत्तर प्रदेश में देख लें। लेकिन ये प्रदर्शन के जो तरीके हैं प्रोफेसर, ये तो राजनीतिक दल के जो कार्यकर्ता हैं ये भी जब प्रदर्शन करते हैं तो संपत्तियों को नुकसान पहुंचाते हैं, और ये भी जब प्रदर्शन करते हैं तो हिंसक हो जाते हैं। पश्चिम बंगाल में अभी हाल ही में एक प्रदर्शन के दौरान बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता हिंसक हो रहे थे। देखिए, जो पीपुल्स डेमोक्रेटिक फ्रंट है वो अपने आप को सियासी दल नहीं कहता, वो अपने आप को सामाजिक दल बताता है। तो जब आप सामाजिक दल हैं, जब आप सोशल जस्टिस के लिए काम कर रहे हैं, जब आप सामाजिकता के लिए काम कर रहे हैं, तो आप शांति और सुकून से बैठिए। आप गांधीवादी तरीका क्यों नहीं अपनाते? और मैंने फिर कहा वो तो तमाम दल जो है वो गांधीवादी तरीका जो शायद उसको भूल चुके हैं, बेशक नाम लेते हो, लेकिन जो तमाम दलों के कार्यकर्ता हैं जब सड़क पर उतरते हैं प्रदर्शन करने तो अपनी सीमाएं लांघते हैं और ये बार बार साबित करते हैं कि वो गांधीवादी जो अहिंसा का धर्म है उसका पालन नहीं करते। और ये सभी राजनीतिक दलों पर जो है आरोप है। अब समय क्योंकि कम है और मैं आपसे ये सवाल ज़रूर समझना चाहूँगी कि आखिर क्यों जो केरल राज्य है वहाँ पर जब हम साक्षरता की बात करते हैं तो देश में सबसे ऊपर आता है ये राज्य, लेकिन जब हम बात आतंकवाद की करते हैं या फिर कट्टरपंथ से जुड़े यहाँ पर संस्थाओं की बात करते हैं तो देश में सबसे ज़्यादा ये संस्थाएँ यहीं पर सक्रिय नज़र आती हैं। क्या साक्षरता और टेररिज्म और एक्सट्रीमिज्म इन सब चीजों से जुड़ी हुई भी हो सकती है? क्योंकि ये तस्वीर मुझे ज्यादा भयानक नजर आती है। बिल्कुल है जी, बहुत ही दिलचस्प सवाल किया है आपने। देखिए केरल जो है, केरल के सबसे ज्यादा लोग खाड़ी देशों में जाते हैं, और जो जब अलकायदा शुरू हुआ या ISIS शुरू हुआ तो उसमें सऊदी अरब की बहुत ज्यादा फंडिंग रही है। तो केरल के जिस प्रकार से लोग जाते खाड़ी देशों में, और NIA ने आरोप भी लगाया है, यही आरोप लगा है कि जो खाड़ी देशों से यह बड़ी मदद आ रही है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जो खाड़ी देशों में लोग रोजगार के लिए जा रहे हैं और जब वहां से लौटते हैं तो ये जो कट्टरता जो है वो वहां से लेकर आते हैं। दूसरी बात है, दुबई में आप रहते हैं या खाड़ी देशों में, जिन भी देशों में आप पर जाएंगे वहां पर पाकिस्तान और बांग्लादेश जो है वहां के नागरिक भी बहुतायत में पाए जाते हैं, और वहीं से जो ये आतंक की लामबंदी शुरू होती है और ये आतंक भारत तक आ जाता है। तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि केरल का जो पढ़ा लिखा तबका, उसमें से अधिकांश लोग आतंकवाद से क्यों जुड़ रहे हैं, लेकिन जो दूसरा चेहरा है वो भी इसलिए खराब हो जाता है, दूसरा चेहरा, क्योंकि ISIS में जो सबसे ज्यादा लोग पकड़े गए भारत के वो केरल के ही हैं। और एक बात और ध्यान दिलाना चाहूंगा कि जो सिमी के 3 कैंप लगे थे उसमें 2 मध्य प्रदेश में लगे थे और एक केरल में लगा था। 2007 में केरल में थंगोपारा में भी एक कैंप लगा था। इसी कारण बहुत स्पष्ट होता है कि जो आतंक की देश में शुरुआत होती है और जो फलता फूलता है उसमें केरल नाम आता है। और यह कट्टरता जो इस देश में, जैसे ये बहुत एक चीज और आपको ध्यान दिलवाना चाहूंगा कि जैसे जैसे आधुनिक होते जा रहे हैं हम वैसे ही कंजर्वेटिव भी होते जा रहे हैं, और यही कारण है कि आतंक जो है वो केरल में फल फूल रहा है। नेहा जी, बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी। और आपने एक बड़े पते की बात कही कि जैसे जैसे आधुनिक होते जा रहे हैं वैसे वैसे हम शायद कट्टरता की ओर बढ़ते जा रहे हैं। और सिर्फ ये बात देश भारत की ही नहीं है, बल्कि मैं देखूंगी कि दुनिया के तमाम जो देश हैं जो अपने आप को विकसित कहते हैं वहाँ पर भी कहीं ना कहीं जो राष्ट्रवाद है और राष्ट्रवाद के नाम पर जो कट्टरता है उसको बढ़ावा देते हुए राजनीतिक फ़ायदा लेने की कोशिश करते हुए तमाम दल नजर आते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूँगी प्रोफेसर आपका, और बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी मैं अपने दर्शकों का भी जिन्होंने जो आतंकवाद का स्वरूप है उस पर अपनी बात रखी, अपने विचार रखे और अपने सवाल भी पूछे। लेकिन साथ साथ मैं ये भी एक बात जोड़ना चाहूँगी कि हम किसी भी तरह की जो कट्टरता है, किसी भी तरह की जो आतंकवादी गतिविधि और कट्टर विचारधारा का कतई समर्थन नहीं करते हैं। भारत एक लोकतांत्रिक देश है और लोकतंत्र के लिए जो भी उचित है उसका एक स्वतंत्र पत्रकारिता के नाते हम उसका समर्थन करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद स्ट्रेट टॉक से जुड़ने के लिए। फिलहाल इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर होगी मुलाकात।